हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर हिंदी क्लास। आज हम क्लास 6 का चैप्टर नंबर 2 बचपन पढ़ने जा रहे हैं। तो पहले हम इस चैप्टर की एक रीडिंग लेंगे और उसके बाद अगली वीडियो में हम इसके प्रश्न अभ्यास करेंगे। ठीक है, तो हम ये चैप्टर शुरू करते हैं जिसका नाम है बचपन। ये आपके सामने जो एक औरत दिख रही हैं, ये इसकी ऑथर हैं जिन्होंने ये कहानी लिखी है, जिनका नाम है कृष्ण सोबती। चलिए इस चैप्टर की रीडिंग करते हैं। मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी। ये लिखा है यहाँ पे। मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ, तुम्हारी नानी भी, बड़ी बुआ भी, बड़ी मौसी भी। परिवार में मुझे सभी लोग जीजी कहकर पुकारते हैं। तो इस लाइन से हमें अंदाज़ा हो रहा है कि जो राइटर हैं उनकी उम्र काफ़ी बड़ी है, यहाँ तक कि हम उनको नानी, दादी या फिर बड़ी मौसी का भी दर्जा दे सकते हैं। तो यानी वो उम्र में काफ़ी बड़ी हैं। उनके परिवार वाले उनको जीजी कहकर ही पुकारते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, मैं इन दिनों कुछ बड़ा बड़ा यानी उम्र में सयाना महसूस करने लगी हूँ, शायद इसलिए कि पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी। अब ये जो लेखिका हैं ये पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी और ये उम्र में अब बड़ा सयाना फील कर रही हैं। मेरे पहनने ओढ़ने में भी काफ़ी बदलाव आए हैं। कैसे बदलाव आए हैं? पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनती रही हूँ। कैसे रंग के? नीली, जामुनी, ग्रे, चॉकलेटी, काला, ये सब रंग के वो कपड़े पहनती थी। अब मन कुछ ऐसा करता है कि सफ़ेद पहनो। कौन सा कलर के कपड़े पहनो? सफ़ेद पहनो। गहरे नहीं, हल्के रंग पहनो। मैंने पिछले दशकों में तरह तरह की पोशाकें पहनी हैं। पहले फ्रॉक, फिर निकर वॉकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे, अब चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते। जैसे जैसे वक्त बीतता गया उनके पहनावे में भी चेंजेस यानी जो चेंज थे वो आने लगे। बचपन के कुछ फ़्रॉक तो मुझे अब तक याद हैं। बचपन में हम ज़्यादातर फ़्रॉक पहनते थे, ख़ासकर लड़कियाँ, तो उनकी भी फ़्रॉक थी और उन्हें आज तक याद है। हल्की नीली और पीली धारी वाला फ़्रॉक, गोल कॉलर और बाजू पर भी गोल कफ। तो अगर हम फैशन की तरीके से देखें तो पहले किस तरीके की फ़्रॉक पहनी जाती थी? जिनके गोल कॉलर होते थे और बाजू पर गोल फूले हुए कफ कहते थे, जिनको हम इंग्लिश में पफ स्लीव्स कहते हैं। एक हल्के गुलाबी रंग का बारीक चुन्नटों वाला घेरदार फ्रॉक, नीचे गुलाबी रंग की फ्रिल। अब जो फ्रिल क्या होती है? ये आपकी फ़्रॉक है। इस फ्रॉक में नीचे की तरफ जो झालर होते हैं ना, ऐसे ऐसे झालर, उनको फ्रिल कहते हैं। तो ये उसी की बात कर रही हैं। उनकी फ़्रॉक थी गुलाबी रंग की, जिसमें चुन्नटों वाली घेरदार फ़्रॉक थी और नीचे गुलाबी रंग की उसमें फ्रिल थी। उन दिनों फ़्रॉक के ऊपर भी जेब में रुमाल और बालों के इतराते रंग बिरंगे रिबन का चलन था। जैसे कि अब है, फ़्रॉक में उनके जेब में भी होती थी, ठीक है, और उस जेब में रुमाल रखती थी और बालों में रंग बिरंगे रिबन, चोटी बांध के रिबन पहने जाते थे। लेमन कलर का बड़े प्लेटों वाला गरम फ्रॉक जिसके नीचे फर टकी थी। 2 ट्यूनिक भी याद है, एक चॉकलेट रंग का और अंदर की कोटी प्याजी, दूसरा ग्रे और उसके साथ सफ़ेद कोटी। वो दूसरे फ्रॉक के अलावा पहनती थी ट्यूनिक। अब ट्यूनिक क्या होती है? लॉन्ग टॉप जैसी होती है, ठीक है, और उनकी जो टॉप थी वो चॉकलेट रंग और कोटी उसकी प्याजी रंग की थी। तो ऊपर कोटी होती है, नीचे उसके फ्रॉक जैसा होता है लंबा सा, उसे ये ट्यूनिक कहते हैं, जो कि वो अपने बचपन में पहनती थी। आगे बढ़ते हैं। मुझे अपने मोज़े और स्टॉकिंग भी याद है। तो बचपन में मोज़े और स्टॉकिंग पहनती थी। बच्चों, मोज़ों को ही जब हम ऊपर जांघों तक पहनते हैं तो उसे स्टॉकिंग कहते हैं। बचपन में हमें मोज़े खुद धोने पड़ते थे। वह नौकर या नौकरानी को नहीं दिए जा सकते थे, इसकी सख्त मनाही थी। तो ये एक तरीके की इज़्ज़त करना है कि जो नौकर होते हैं हमारे घर में या नौकरानी, हम उनके लिए इज़्ज़त से पेश आएँ। इसलिए अपने मोज़े और हमारे कुछ ऐसी चीज़ें जो हम अपनी पर्सनल हाइजीन के लिए यूज़ करते हैं उनको खुद ही धोया जाता था। हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगते थे। सुबह सुबह इतवार आया, इतवार यानी कि संडे, और सब सुबह सुबह किस में लग गए? कपड़े धोने में। धो लेने के बाद अपने अपने जूते पॉलिश करके चमकाते थे। यस, खुद चमकाते थे बच्चे अपने शूज़। आप बताइए, जब आप स्कूल आते हैं तो आपके जूते कौन चमकाता है, कौन साफ़ करता है? ये काम लेखिका तो खुद करती थी और मैं भी खुद ही करती थी। तो आप भी कोशिश किया करिए कि खुद करें। जब जूते कपड़े या ब्रश से रगड़ते तो पॉलिश की चमक उभरने लगती। मैं आपको एक बहुत छोटी सी ट्रिक बताती हूँ।
जब जूतों को अच्छे से पॉलिश कर लो तो एक कपड़ा लेके हल्के से दोनों हाथ से पकड़ के उसके ऊपर हल्के हल्के घिसो तो जूतों में एक अलग ही चमक आ जाती है। ऐसे ही लेखिका करती थी और उनकी पॉलिश की चमक जूतों में उभर जाती थी। सरवर, मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है। ठीक है, आज भी अच्छा लगता है। हालांकि अब नई नई किस्म के शू आ गए हैं। पहले इतने तरीके के शूज़ नहीं होते थे, अब तो आप दुकान में जाइए इतनी वैरायटी मिल जाएगी, है ना। कहना होगा कि ये पहले से कहीं ज़्यादा आरामदेह हैं और अब धीरे धीरे जो फैशन है तो जूते भी अच्छे आरामदेह हो रहे हैं। हमें जब नए जूते मिलते थे उसके साथ ही छालों का इलाज शुरू हो जाता था। तो जैसे कि लेखिका कह रही है कि पहले इतने अच्छे जूते नहीं होते थे कि आरामदेह हों, जूते काटते थे। कई लोगों का आपने सुना होगा जूते ने काट दिया। अब जूते के पास मुंह नहीं है कि वो काटे। यहाँ पर मतलब ये है कि जूते की घिसन से, क्योंकि वो नया होता है, हमारी जो स्किन है उस पर कुछ धब्बे या दाग या फिर कुछ चोट जैसी हो जाती है उस रगड़ से, उसी से छाले हो जाते हैं। तो उनको पहले यही होता था, छाले हो जाते थे नए जूतों से। जब कभी लंबी सैर पर निकलते अपने पास रुई ज़रूर रखते। क्यों? क्योंकि जूता है, ठीक है, और उसमें अगर आपके छाले हो गए तो आप अगर वहाँ पे जहाँ जूता काट रहे रुई रख दें तो वहाँ पे आराम मिलता है। जूता लगे तो रुई मोज़े के अंदर है। हाँ, हमारे तुम्हारे बचपन में तो बहुत फ़र्क हो चुका है। यस। अब ये आप देखिए, गौर करिए, आप लोगों को ये सुनने में थोड़ा सा हो सकता है अजीब लगे, क्योंकि लेखिका के बचपन में और आपके बचपन के अंतराल में काफ़ी समय बीत चुका है और जैसे जैसे समय बदलता है हमारा तौर तरीका जीने का भी बदलता रहता है, जो हम इस पाठ से समझने की कोशिश कर रहे हैं। आगे देखते हैं। अब ये लेखिकाएँ, इनकी तस्वीर देख लीजिए। ठीक है, ये हैं लेखिका। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। हर शनिवार को हमें ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता था। अब ये एक तरीके का ऑयल होता है, जैसे कि आपका कोकोनट ऑयल होता है नारियल का, मस्टर्ड होता है सरसों का, ऐसे इनको हर शनिचर यानी सैटरडे को ऑलिव ऑयल और कैस्टर ऑयल पीना पड़ता था। ये एक मुश्किल काम है। शनिचर को सुबह से ही नाक में इसकी गंध आने लगती थी। अब बच्चों, ये तेल पिया जाता है जिससे कि बॉडी में आपकी फुर्ती रहे और आपकी बॉडी अच्छी रहे। तो इनको बुरा लगता था क्योंकि छोटे बचपन में थी, तो शनिचर को ऑलिव ऑयल और कैस्टर ऑयल पीना पड़ता था। माँ बाप पिलाते थे तो उनको सुबह से ही इसमें नाक की गंध आने लगती थी। अब जो चीज़ हमें पसंद नहीं है उसकी तो हमें गंध आती है ना। अगर सुबह सुबह अगर हमें पिज़्ज़ा खिलाया जाए या बर्गर खिलाया जाए तो उसकी गंध थोड़ी आएगी, उसकी तो खुशबू आएगी, है ना। तो बच्चों, आगे पढ़ते हैं। छोटे शीशे के गिलास जिन पर ठीक खुराक के लिए निशान पड़े रहते, उन्हें देखते ही मितली होने लगती थी। मितली यानी कि एकदम जैसे कहते हैं ना उल्टी की सी एक भावना, वो वाली। तो वो देखती थी छोटे छोटे शीशे के गिलास है जिनमें खुराक, कितना उनको तेल पीना है उसका निशान लगा होता था, तो वो उसको देखते ही उनको उल्टी सी आने लगती थी। मुझे आज भी लगता है कि अगर हम ना पीते वह शनिवारी दवा तो कुछ ज़्यादा बिगड़ने वाला नहीं था, सेहत ठीक ही रहती। अब क्योंकि लेखिका को इतना पसंद नहीं है उसे पीना, तो वो कह रही है अगर हम नहीं भी पीते ना वो तेल तो कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, सेहत मेरी अभी भी अच्छी है और ठीक ही रहती। तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। अब वो ऐसे कुछ उदाहरण देंगी जिससे हमें समझ आएगा कि कैसे हमारा बचपन, आप बच्चों का बचपन और लेखिका के बचपन में कितनी ज़्यादा फ़र्क आ चुका है। यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियाँ भी बदल गई हैं। बचपन में हम लोगों को शौक़ होता है, किसी को पैरदूज, छुपम छुपाई, ये सब खेलने का शौक़ था। किसी ने बचपन में कुछ और तरीके के गेम खेले। आप अपने माँ बाप से ज़रूर पूछिएगा कि जब वो आपके उम्र के थे, छोटे थे, तो वो क्या क्या गेम्स खेला करते थे। चलिए अब इनको पढ़ते हैं कि क्या क्या बदला है। याद रहे उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन थे। आपने शायद ग्रामोफोन नहीं देखा होगा, वो एक तरीके का लाउड स्पीकर जैसा होता था, उसमें एक डिस्क लगती थी, जैसे हमारे यहाँ सीडी होती थी ऐसे डिस्क लगती थी और उससे गाना बजता था। रेडियो और टेलीविज़न नहीं थे जो आज हर घर में हमें मिल जाता है। ज़्यादातर टीवी और कुछ घरों में रेडियो वो थे ही नहीं उनके टाइम में, लेखिका के बचपन में। हमारे बचपन की कुल्फ़ी आइसक्रीम हो गई हैं, ठीक है, कुल्फ़ी ही आइसक्रीम थी, कोई ऐसी आइसक्रीम नहीं थी अमूल की, मदर डेयरी की जो अब हम खाते हैं, सिर्फ कुल्फ़ी होती थी। कचौड़ी, समोसा, पैटीज़ में बदल गया है। क्या है? कचौड़ी समोसा किस में बदल गया है? पैटीज़ में बदल गया है। पैटीज़ नया कॉन्सेप्ट है,
पहले सिर्फ कचौड़ी समोसा होता था। शहतूत और फालसे और खसखस के शरबत कोक पेप्सी में। तो शहतूत एक फल होता है, फालसे होते हैं गोल गोल से रंग के मैरून कलर के लाल से, और खसखस होता है। इन सब के शरबत पहले गर्मियों में पिए जाते थे क्योंकि इससे बॉडी को ठंडक मिलती थी। लेकिन वो शरबत किस में बदल गए हैं? आजकल बच्चे कोक, पेप्सी, मिरिंडा, फैंटा ये सब पीने में, फ्रूटी पीने में ज़्यादा पसंद करते हैं। तो आया ना बचपन में चेंजेस। उन दिनों कोक नहीं, लेमनेड और विम्टो मिलती थी। जैसे अब कोक मिलती है, लेमोनेड मिलती थी, जिसको कुछ कुछ शायद बच्चे जानते हो कंचा बोतल के नाम से, वो मिलती थी। शिमला या नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को वेंगर्स और देविका रेस्टोरेंट की चॉकलेट और पेस्ट्री मज़ा देने वाली होती। हम भाई बहनों की ड्यूटी लगती शिमला मॉल से ब्राउन ब्रेड लाने की, क्योंकि लेखिका शिमला में रहती हैं और शिमला एक हिल स्टेशन है हिमाचल प्रदेश में, तो वहाँ ठंड होती है। तो वहाँ पे क्या फेमस था? शिमला मॉल से वो ब्राउन ब्रेड लेकर आती थी। अभी ब्राउन ब्रेड तो बहुत कॉमन हो गई है, आप किसी भी दुकान पे जाके ब्राउन ब्रेड ख़रीद सकते हैं परचून की, लेकिन पहले वो बहुत दूर से लानी पड़ती थी। और बच्चों को वेंगर्स, देविका रेस्टोरेंट, ये पुराने रेस्टोरेंट के नाम हैं, यहाँ पे जाके चॉकलेट और पेस्ट्री ख़रीदी जाती थी। अब तो हर बेकरी पे हमें मिल जाती है। हमारा घर मॉल से ज़्यादा दूर नहीं था, एक छोटी सी चढ़ाई और गिरजा मैदान पहुंच जाते, वहां से एक उतराई उतरते और माल पर। अब ये वर्ड्स देखिए, चढ़ाई, उतराई, ये सब क्या है? ये कहाँ है? ये प्लेन एरिया में नहीं है। दिल्ली में आपको कोई चढ़ाई नहीं करनी पड़ती है कहीं जाने के लिए, लेकिन अगर आप शिमला, देहरादून, मसूरी, नैनीताल और ऊटी ऐसे हिल स्टेशंस पे जाएंगे तो आपको चढ़ना भी है, उतरना भी है, क्योंकि वहाँ पे हिल्स हैं। तो ये शिमला में रहती थी तो चढ़ाई उतराई करके जाती थी मॉल में। कन्फेक्शनरी काउंटर पर तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट और खुशबू मन भावनी। जैसे आप बच्चों को पसंद है, लेखिका को भी पेस्ट्री और चॉकलेट खूब पसंद थी, उनके मन को भाती थी। और कन्फेक्शनरी काउंटर यानी कि कन्फेक्शनरी एंड बेकरीज, उसको एक ही वर्ड पहले कन्फेक्शनरीज कहते थे, जहाँ सारी ब्रेड, जो भी चीज़ें बेक होती हैं जैसे ब्रेड, केक, ये सब मिलता था। हमें हफ्ते में एक बार चॉकलेट ख़रीदने की छूट थी। अब मुझे तो नहीं लगता आप लोग हफ्ते में एक बार चॉकलेट खाते होंगे, शायद कुछ बच्चे तो रोज़ ही खाते होंगे, लेकिन लेखिका को सिर्फ एक बार चॉकलेट ख़रीदने की छूट थी। सबसे ज़्यादा मेरे पास ही चॉकलेट टॉफ़ी का स्टॉक रहता था, उन्हीं के पास सबसे ज़्यादा रहती थी चॉकलेट। मैं चॉकलेट लेकर खड़े खड़े कभी ना खाती, घर लौटकर साइड बोर्ड पर रख देती, रात के खाने के बाद बिस्तर में लेटकर मज़ा ले लेके खाती। अब क्योंकि वो हफ्ते में एक बार मिलनी थी तो लेखिका उसे बड़े मज़े से खाती थी, आराम से लेटकर अपने बिस्तर में। शिमला के काफिल भी बहुत याद हैं, खट्टे मीठे। अब बच्चों ये काफिल आपने शायद नहीं सुना हो, ये एक फल है, ठीक है, जो वहाँ पे मिलता है। अलग अलग जगह में लोकल फल मिलते हैं, जैसे आम है, दिल्ली यूपी में आम बहुत अच्छा मिलता है ना। बिहार में लीची बहुत अच्छी मिलती है। ऐसे ही केरला, तमिलनाडु, इनका केला बहुत अच्छा होता है। तो सब जगह में कुछ अलग से लोकल फल मिलते हैं। ऐसे शिमला का फल है काफल, ये भी बहुत याद आते हैं। कैसे टेस्ट के होते थे? खट्टे मीठे, कुछ एकदम लाल, कुछ एकदम गुलाबी, रस भरी कसमल, सोचकर ही मुंह में पानी आ जाए। चेस्ट नट एक और फल आया यहाँ पे, चेस्ट नट, ये सिर्फ पहाड़ों पे मिलता है, हिल स्टेशन पे। एक और गज़ब की चीज़, आग पर भुने जाते और फिर छिलके उतार कर मुँह में, जैसे हम आलू को रोस्ट करके आलू खा सकते हैं, ऐसी चेस्ट नट को पहले, क्योंकि वो नट है एक तरीके का, उसके बाहर क्या है, एक हार्ड कवर है, और उसको पहले सेकते थे गरम, फिर उसका छिलका उतार के अंदर का नट खा लेते थे। चने जोर गरम, अब ये तो शायद आपने सुना हो, चना, ठीक है, वो खाते थे। अनारदाने का चूरन खाते थे। हाँ, और चने जोर गरम की पुड़िया तो तब थी, वह अब भी नज़र आती है। पुराने कागज़ों से बनी हुई इस पुड़िया में नीरा हाथ का कमाल है। नीचे से तिरछी लपेटते हुए ऊपर से इतनी चौड़ी, चने आसानी से हथेली में पहुंच गए। एक कोनिकल शेप की भेलपुरी में ये झारमुरी या चना जोर गरम मिलता है बाज़ार में, जो बेचते हैं, छोटे सा उनका काउंटर होता है बेचने का। तो उसमें ऐसे बनाते थे कि उसको कोन शेप का होता है, जैसे सॉफ्टी होती है ना, ऐसे शेप का, उसमें से बाहर निकालो तो फटाफट चने आसानी से हथेली में आ जाते थे। एक वक्त था जब फिल्म का गाना चना जोर गरम बाबू मैं लाया मज़ेदार, चना जोर गरम उन दिनों स्कूल के हर बच्चे को आता था। ये गाना था चना जोर गरम बाबू में लाया मज़ेदार, ऐसा करके गाना था, जो कि लेखिका के बचपन में हर बच्चे को याद था।
कुछ बच्चे पुड़िया पर तेज़ मसाला बुरकवाते है ना। हम भी, अगर आप में से किसी ने वो खाया हो गोला बर्फ़ का, तो कुछ उसमें काला खट्टा डलवाते हैं, है ना। कुछ मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं। ऐसे ही उसकी चने जोर गरम की पुड़िया पे कुछ बच्चे को तेज़ मसाला पसंद था। पूरा गिरजा मैदान घूमने तक ये पुड़िया चलती, वो खाते रहते और पूरा गिरजा मैदान घूमते रहते। गिरजा मैदान वहाँ शिमला की एक जगह है। एक एक चना पापड़ी मुंह में डालने और कदम उठाने में एक खास की लय रफ्तार थी। चलते रहो, खाते रहो, चलते रहो, चना मुंह में डालते रहो, उसकी एक लय बन गई थी। छुटपन यानी बचपन में हमें शिमला रिज पर बहुत ही मज़े किए हैं। शिमला रिज एक जगह है, वहाँ पे माउंटेन्स वगैरह दिखते हैं, तो बच्चे वहाँ खेलने जाते थे। देखिएगा, अपने बचपन में जाती थी। घोड़ों की सवारी की है, शिमला में घोड़े बहुत दिखेंगे आपको। शिमला के हर बच्चे को कभी ना कभी ये मौका मिल ही जाता है, क्योंकि घोड़े वहाँ पे कॉमन है, तो घुड़सवारी वहाँ पे मिल जाती है। हम जाने क्यों घोड़ों को कुछ कमतर करके समझते, उन पर हंसते थे। ननिहाल के घोड़े खूब हष्ट-पुष्ट और खूबसूरत, उनकी बात फिर कभी। शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, सामने जाखू का पहाड़, ऊंचा चर्च, चर्च की घंटियां बजती तो दूर दूर तक गूंज फैल जाती। लगता है इसके संगीत से प्रभु यीशु स्वयं कुछ कह रहे हैं। प्रभु यीशु जो क्रिश्चियंस के भगवान होते हैं, चर्च में उनकी मूर्ति होती है, तो उनकी बात कर रहे हैं कि जब चर्च में या गिरजाघर में घंटे बजते थे तो ऐसा लगता था कि प्रभु यीशु खुद इस संगीत के द्वारा कुछ कह रहे हैं। सामने आकाश पर सूर्यास्त हो रहा है, सामने सूरज ढल रहा है। गुलाबी सुनहरी धरीली नीले आसमान पर फैल रही हैं। दूर दूर फैले पहाड़ों के मुखड़े गहराने लगे और देखते देखते बत्तियां टिमटिमाने लगी। बहुत खूबसूरत लगता है ये मंजर, अगर हम देखें तो, कि धीरे धीरे बत्तियां बुझ रही हैं और जो सूरज की रोशनी है वो कम होती जा रही है और नई नई बत्तियां टिमटिमाने लगी हैं। रिच पर भी रौनक और माल की दुकान चमकने के भी क्या कहने। स्कैंडल पॉइंट और भीड़ से भरता कोलाहल। ठीक है। सर्वर स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी जिसके शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। एक बहुत फेमस ट्रेन है शिमला कालका ट्रेन। शिमला से कालका एक जगह है, वहाँ तक चलती थी स्टीम इंजन पे ट्रेन। खूब सारा धुआं छोड़ती थी, स्टीम इंजन कोयले से चलती थी। इसकी पटरियाँ, उस पर खड़ी छोटे छोटे डिब्बों वाली ट्रेन। एक और लाल टीन की छत वाला स्टेशन और सामने सिग्नल देता खंबा, थोड़ी दूर पर बनी सुरंगें। इस तरीके से वो अपने उसका वर्णन कर रही हैं बचपन का। अब ये वाला हम देख लेते हैं। इनकी एक बहुत इंटरेस्टिंग सी वाक़या है, वो हम देखते हैं क्या बात हुई थी। इनको चश्मा लगाना पड़ा था। ठीक है, इनकी आंखें धीरे धीरे कमज़ोर हो गई थी तो इनको चश्मा लगाना पड़ा था। तो डॉक्टर ने क्या बोला, डॉक्टर साहब ने पूरा आश्वासन दिया था, लेकिन चश्मा अभी तक नहीं उतरा, नंबर बस कम ही होता रहा। आँखों में जैसे जैसे कमज़ोरी होती है नंबर बढ़ता रहता है, यानी कि हमें उतना पास या दूर का नहीं दिखता। अब लेखिका का जो चश्मा था वो उतरा ही नहीं, बस नंबर कम होता रहा। मैं अपने आप इसकी जिम्मेवार हूँ। क्यों? जब आप दिन की रोशनी को छोड़कर रात में टेबल लैम्प के सामने काम करेंगी तो इसके अलावा और क्या होगा। हाँ, जब पहली बार मैंने चश्मा लगाया था तो एक चचेरे भाई ने मुझे छेड़ा, देखो देखो कैसी लग रही है। अब चश्मा लगाने पर उनके चचेरे भाई बोलते हैं, उनके कज़न, देखो देखो ये कैसी लग रही है। देखो ये लेखिका, इनके आँख पे चश्मा है, आँख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, ये नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। अब वो छोटे थे बचपन में, उनको चिढ़ाने लगे कि ऐसा लग रहा है चश्मा लगा के कि तुम्हारी सूरत एक लंगूर जैसी दिख रही है। लंगूर है ना, जैसे बंदर होता है उसी के तरीके का होता है लंगूर, उसकी पूंछ बहुत लंबी होती है। मैं खींची, खींची यानी कि मुझे गुस्सा आया कि मुझ पर ये क्यों दोहराया जा रहा है, पर शेर बुरा न लगा। जब वे चाय पीकर चले गए तो मैं अपने कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई। मैंने अपने आप को देखा, ऐनक उतारी, फिर पहनी, फिर उतारी, देखती रही, सूरत बना लंगूर की। नहीं नहीं नहीं, हाँ हाँ हाँ। मैंने अपने छोटे भाई का टोपा उतार कर सिर पर रखा। कुछ अजीब लगा, अच्छा भी और मजाकिया भी। और वो छोटे भाई का टोपा पहनकर, चश्मा पहनकर खुद को देखती और उनको हंसी भी आई और गुस्सा भी आया। तब की बात थी, अब तो चेहरे के साथ चश्मा घुल मिल गया है। जब कभी उतरा हुआ होता है तो चेहरा खाली खाली लगने लगता है। अब उनको आदत हो गई है, इतनी उम्र हो गई है उनकी चश्मे की कि अब अगर चश्मा हटाएं तो चेहरा खाली लगता है। याद आ गया वह टोपा, काली फ्रेम का चश्मा और लंगूर की सूरत। हाँ, इन दिनों शिमला में मैं सिर पर टोपी लगाना पसंद करती हूँ। मैंने कई रंग की जमा कर ली हैं, कहाँ दुपट्टों का ओढ़ना और कहाँ सहज सहल सुबीते वाली हिमाचली टोपियाँ। तो ये क्या कह रही हैं लेखिका कि
दुपट्टों ओढ़ने से कई बेटर उनको लगता है सिर पर एक सहल सुबीती रंग बिरंगी हिमाचली टोपियां पहन लेना। अभी किसने लिखी है? ये लिखी है कृष्णा सोबती